students, today we will talking about IIT JAM Mathematics and how we will qualify IIT JAM Mathematics with good ranking in first attempt. जो आपका IIT JAM Mathematics का पेपर है वो आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है। उस 100 मार्क्स में से अगर आप 55 प्लस स्कोर करते हो, कितना स्कोर करते हो आप 55 प्लस, तो आपको एक अच्छी IIT में एडमिशन भी मिलता है, प्लस आप अंडर 30 रैंकिंग में भी होते हो। लेकिन अगर आप 60 प्लस स्कोर करते हो तो आप अंडर 10 रैंकिंग में होते हो। तो हमारा जो टारगेट है वो 60 का होना चाहिए, जिससे कि टारगेट अगर 60 का होगा तो अगर हम 55 मार्क्स भी लेते हैं या 53 मार्क्स भी लेते हैं तो भी हम एक अच्छी IIT में एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, इस पेपर का पैटर्न क्या होता है, पहले हम पैटर्न पर डिस्कस करेंगे, पैटर्न के बाद हम सिलेबस पर डिस्कस करेंगे और सिलेबस के बाद हम उस बात पर डिस्कस करेंगे जिसकी आपको सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। वो क्या है आपके पास में कि सर इंपॉर्टेंट क्या है पेपर में, क्वेश्चन कहां से आता है, हमें करना कैसे है और क्या करना है, और क्या करेंगे कि हमारी रैंकिंग जो है सबसे टॉप में और हम फर्स्ट बार में ही किसी भी अच्छी IIT में एडमिशन ले और हमारा पहली बार में ही अपना सपना क्या हो, साकार हो। ठीक है, तो आपका जो ये 100 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर भी 3 हिस्सों में बटा होता है। 3 हिस्से कौन कौन से हैं भाई? एक पहला आपका आता है MCQ, और दूसरा क्या आता है आपका MSQ, और तीसरा क्या आता है नेट। अच्छा, MCQ क्या होता है? MCQ होता है आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्या होता है आपके पास में एक क्वेश्चन गिवन होगा, क्वेश्चन के साथ में 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, 4 में से आपके पास कुल कितने करेक्ट होंगे? एक ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा। अच्छा, जो अगर वो आपने एक क्वेश्चन जो ऑप्शन जो करेक्ट है वो आपने टिक किया तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। मतलब अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है और आपने सही टिक किया है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है और आपने सही टिक किया है तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? 2। लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आपने गलत ऑप्शन को टिक किया तो उस केस में आपके पास में नेगेटिव मार्किंग होगी। जैसे अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है और आपने गलत टिक किया तो आपके पास 1/3 क्या होगी? नेगेटिव मार्किंग। और अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आपके पास में कितनी नेगेटिव मार्किंग होगी? 2/3। ठीक है, तो आप देखो MCQ जो क्वेश्चन है उसमें कुल क्वेश्चंस कितने हैं आपके पास में? 30 में से 1 मार्क्स के क्वेश्चन कितने हैं आपके पास बेटा? 10, और टोटल कितने मार्क्स के हो गए? 10 मार्क्स के हो गए। उसके बाद में जो ये है 2 मार्क्स के क्वेश्चन कितने आपके पास में? 20, और ये कितने मार्क्स के हो गए? 40। तो इसी प्रकार जो ये आपके पास MCQ का जो पोर्शन है ये कुल कितने मार्क्स का आता है आपके पास में? 50 नंबर का आता है। MCQ का पोर्शन कितने नंबर का आता है? 50 नंबर का। उसके बाद में आते हैं MSQ में। MSQ में क्या होता है आपके पास में? मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस में मतलब क्या होता है कि आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है और उसके 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से एक भी ऑप्शन सही हो सकता है, 2 भी ऑप्शन सही हो सकते हैं, 3 भी ऑप्शन सही हो सकते हैं, और 4 ऑप्शन भी क्या हो सकते हैं? सही हो सकते हैं। लेकिन इसमें हमें सबसे ज्यादा दिक्कत कहां आती है कि अपने पास में 3 ऑप्शन सही है और हमने 2 टिक किए, तो वो क्या करेगा? उस क्वेश्चन को गलत कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इन क्वेश्चंस में कोई भी पार्शियल मार्किंग नहीं होती। पार्शियल मार्किंग का मतलब आप सभी अच्छे से समझते होंगे कि अगर आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है और 4 में से अगर आप के 3 ऑप्शन सही है, 3 में से आप 2 को टिक करते हो तो भी आपको काउंट नहीं होगा क्वेश्चन, और अगर आप चारों टिक करते हो तो भी आपका क्वेश्चन क्या माना जाएगा? रॉन्ग माना जाएगा। लेकिन अगर 3 ऑप्शन सही है तो आपको तीनों टिक करने होंगे, अगर उसमें से एक ऑप्शन सही है तो आपको एक टिक करना होगा, अगर 4 ऑप्शन सही है तो आपको क्या टिक करने होंगे? चारों टिक करने होंगे। ऐसे कुल कितने क्वेश्चंस होते हैं आपके पास में? सिर्फ 10 क्वेश्चंस होते हैं, और इनके वेटेज क्या होती है? 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और टोटल कितने मार्क्स का होता है? 20 का। तो MSQ आपके पास कुल कितने मार्क्स का हो गया? 20 मार्क्स का हो गया। उसके बाद में आपके पास में आता है नेट। नेट का मतलब न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। न्यूमेरिकल टाइप जो क्वेश्चन है उसमें क्या होता है? आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा और आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर जस्ट टाइप करना होगा। अच्छा, इसके कुल कितने क्वेश्चंस होते हैं आपके पास में? 20 क्वेश्चंस होते हैं। 20 में से 10 क्वेश्चन एक एक नंबर के होते हैं और 10 क्वेश्चन दो दो नंबर के होते हैं। तो ये भी कुल कितने मार्क्स का हो गया आपका? 30 मार्क्स का हो गया। नेट कुल कितने मार्क्स का हो गया? 30 मार्क्स का। और टोटल पेपर कितने का हो गया आपका? 100 मार्क्स का क्या हो गया टोटल आपका पेपर। अच्छा, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? नहीं होती। सिर्फ नेगेटिव मार्किंग आपके पास में कौन से पोर्शन में होती है? MCQ पोर्शन में आपके पास नेगेटिव मार्किंग होती है, और वो कितनी होती है आपकी? 1/3 होती है आपकी। जैसे एक नंबर में 1/3 और 2 नंबर में आपकी कितनी होती है? 2/3। अच्छा,
MSQ और नेट में आपके पास किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और कुल आपका कितने मार्क्स का पेपर हो जाता है यहाँ से 100 मार्क्स का। अच्छा, अब हम किस पे बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कि सिलेबस क्या है इसका, सिलेबस कुल कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है, अब हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सिलेबस में क्या है आपके पास में, सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा आपके पास कितने मार्क्स का है, 15 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है, 15 मार्क्स का है। उसके बाद में आपके पास में क्या है, रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस आपके पास कितने मार्क्स की है, 21 मार्क्स की है। उसके बाद क्या है आपके पास में, ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी कुल कितने मार्क्स की है, 10 मार्क्स की है। उसके बाद क्या है आपके पास, कैलकुलस ऑफ सिंगल वेरिएबल। कैलकुलस ऑफ सिंगल वेरिएबल आपके पास कितने मार्क्स का आता है, 18 मार्क्स का आता है। कैलकुलस ऑफ डबल वेरिएबल आपके पास कितने मार्क्स का आता है, 14 मार्क्स का आता है। वेक्टर कैलकुलस कितने मार्क्स का आता है, 12 मार्क्स का आता है। उसके बाद में ओडी आती है आपके पास कुल कितने मार्क्स की, 10 मार्क्स की। ओवरऑल कितना हो गया आपका, 100 मार्क्स हो गए। ओवरऑल की क्या हो गया आपका, 100 मार्क्स हो गए। तो आप कहोगे कि सर क्या ये एग्जैक्ट मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या ये आईआईटी द्वारा प्रमाणित है, नहीं। ये है एनालिसिस, जो पहले के जितने भी पेपर हुए हैं ना अभी तक, उन सभी का एनालिसिस करके ये मार्क डिस्ट्रीब्यूशन लिया गया है। जैसे अगर बात करें आप 2017 की, तो 17 में आपके पास में कुल कितने आए थे, 14 नंबर का लीनियर अलजेब्रा था। लेकिन जब बात करते हैं 18 और 19 की, उसमें 16 नंबर का लीनियर अलजेब्रा था। तो ये एक एवरेज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी के अप्रोक्स या तो एक नंबर ऊपर या एक नंबर नीचे, ठीक है। तो लीनियर अलजेब्रा आपके पास कुल कितने मार्क्स का है, 15 मार्क्स का। रियल एनालिसिस कुल कितने की है, 21 मार्क्स की। ग्रुप थ्योरी कुल कितने मार्क्स की है, 10 मार्क्स की। कैलकुलस ऑफ सिंगल वेरिएबल कितने मार्क्स का आपके पास में, 18 मार्क्स का। कैलकुलस ऑफ टू वेरिएबल कितने मार्क्स का है, 14 मार्क्स का। वेक्टर कैलकुलस कितने मार्क्स का है, 12 मार्क्स का। उसके बाद में आपके पास में ओडी कितने मार्क्स की है, 10 मार्क्स की। कुल कितना हो गया आपका, 100 मार्क्स हो गए। इन 100 मार्क्स में से अब हमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अब हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि ग्रुप थ्योरी में क्या आता है और लीनियर अलजेब्रा में क्या आता है। देखो, ग्रुप थ्योरी जो आपके पास है कुल कितने मार्क्स की होती है, 10 मार्क्स की। 10 मार्क्स में क्या आता है आपके पास, ग्रुप पूछता है कि भाई ये ग्रुप है, सब ग्रुप है, अबिलियन ग्रुप है, नॉन अबिलियन ग्रुप है, या फिर वो पूछता है कि मोनोइड है, सेमी ग्रुप है, या क्वासी ग्रुप है, या क्वासी ग्रुप है, या ग्रुपोइड है, ठीक है। तो इसमें आपके पास में ग्रुप्स पूछता है, के बारे में पूछता है, सब ग्रुप्स के बारे में, अबिलियन, नॉन अबिलियन। उसके बाद में आता है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, कि ग्रुप साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक। परमुटेशन साइकिल के बारे में पता पूछता है। परमुटेशन जो साइकिल है आपके पास में, इसका एक क्वेश्चन हर बार आता है। आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना पीछे का, परमुटेशन साइकिल के ऊपर ऑर्डर का क्वेश्चन हमेशा पूछेगा वो एक क्वेश्चन, कि इस साइकिल का ऑर्डर क्या है। नॉर्मल सब ग्रुप्स, लैग्रेंज थ्योरम स्टेटमेंट है जस्ट। यहां तक तो आप ये समझ के चलो कि ये जो क्वेश्चन, ये जो पार्ट है ग्रुप थ्योरी का, ये 6 से 7 नंबर का है। और ये जो 6 से 7 नंबर का जो पार्ट है, इसमें ऐसा होता है कि आपने जस्ट क्वेश्चन देखा और आंसर को टिक किया, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इससे ये नहीं है कि भाई कोई घुमा फिरा के या कोई लेंथी क्वेश्चन से बनता है, कुछ नहीं है। डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आता है या कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, और ये 6 से 7 नंबर का आपके पास में डायरेक्ट हो जाता है। उसके बाद में ग्रुप होमोमॉर्फिज्म थ्योरम है ये, और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चंस ग्रुप। क्वेश्चंस ग्रुप से कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो ये आप पढ़ना जरूर, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन आपको जो क्लास में करवाया गया, अभी तक तो यही देखा गया कि 90% हम जो क्लास में करवाते हैं ना, वही डायरेक्ट क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिलता है। फिर भी अगर 1% डाउट भी हो, तो ये आप मान के चलो कि 2 से 3 नंबर का ये आता है, कुल 10 नंबर का है। अगर आप क्लासेस रेगुलर अटेंड करते हैं इसकी, और इसको रेगुलर देखते हैं, तो आप इसमें से 8 से 9 नंबर आराम से ले सकते हो ग्रुप थ्योरी में। उसके बाद में आपके पास में आता है लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा आपके पास 15 मार्क्स का होता है। देखो, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बिल्कुल आसान है पढ़ने के बाद में। लीनियर इंडिपेंडेंस, बेसिस, डायमेंशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, रेंज स्पेस, नल स्पेस, रैंक नलिटी थ्योरम, रैंक एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। यहां तक का जो पोर्शन है, यहां तक का पोर्शन अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो कि 8 से 9 नंबर का कवर होता है। और ये जो पोर्शन है, ये बिल्कुल आसान पोर्शन है। इसको आपको एक बार बस पढ़ना है, और उसके बाद जो असाइनमेंट मिला वो सोल्व करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस लिमिटेड हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जरूर हैं, लेकिन लिमिटेड क्वेश्चंस ही हैं जो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में आता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये वाला जो है, ये आसान तो बहुत है, लेकिन थोड़ा लेंदी जाता है।
तो इसमें आपको प्रैक्टिस की भी जरूरत होगी और प्लस में इसमें टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। इससे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके बाद में आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स, या तो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पूछता है, इसमें आपसे कोई इतना लंबा सोल्व नहीं करवाता, वो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पूछेगा, आइगन वैल्यूज क्या होंगी और आइगन वेक्टर क्या होगा। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, केले हैमिल्टन थ्योरम ये स्टेटमेंट से क्वेश्चन आता है। तो आप ये मान के चलो कि ये 8 से 9 नंबर का ये ऊपर वाला पोर्शन एज इट इज है, उसके बाद में इसके ये आता है 5 से 6 नंबर का। तो इसमें जो है बच्चा आराम से 4 से 5 नंबर स्कोर कर सकता है। 8 से 9 नंबर में अगर वो क्लास अच्छे से अटेंड करता है, असाइनमेंट सोल्व करता है, तो ये जितने भी 8 का नंबर का आएगा या 9 नंबर का आएगा, पूरे के पूरे मार्क्स आपके आएंगे। फिर भी अगर आप ये मान के चलो कि 7 नंबर मिनिमम, तो भाई 8 नंबर यहां से हो गए, 7 यहां से हो गए, 5 यहां से हो गए, 8 7 15 और 5 20, मतलब 20 नंबर जो आपका जो ये एल्जेब्रा का पोर्शन है जो 25 नंबर का आता है, 20 नंबर तो आप यहीं से ले सकते हो। और ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, मतलब अगर आप टॉप में आओगे, आपके अबोव 60 जाएंगे, तो उसका एक जो सबसे बड़ा बेसिक रीजन होगा वो एक ग्रुप थ्योरी होगा, लीनियर एल्जेब्रा होगा, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स है जिनमें हर बच्चा सोल्व करता है। और आप ये मान के चलो कि जो 25 नंबर का पेपर है ना, और आप देख के नहीं जाओगे तो भी इसके अंदर आप 10 नंबर लेके आओगे, इतना आसान टॉपिक है ये। लेकिन उन 10 नंबर का कोई फायदा नहीं ना जब सिलेक्शन नहीं होना। तो इसीलिए आपको ये जो दोनों टॉपिक है ये आपको अच्छे से करने हैं क्लासेस में। उसके बाद अभी हम करते हैं, आगे डिस्कस करेंगे हम कैलकुलस ऑफ सिंगल वेरिएबल और कैलकुलस ऑफ डबल वेरिएबल। ठीक है, देखो अब हम डिस्कस करते हैं कैलकुलस ऑफ सिंगल वेरिएबल एंड डबल वेरिएबल। देखो कैलकुलस ऑफ सिंगल वेरिएबल में फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल, वन वेरिएबल में आपसे क्या पूछता है, लिमिट कंटिन्यूटी। लिमिट्स में जस्ट आपसे लिमिट पूछेगा और उसके अंदर भी आपके पास में 2-3 प्रॉपर्टीज है लिमिट्स की, जो आप लगाओगे डायरेक्ट आपके पास आंसर होगा। और असाइनमेंट से हर बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है लिमिट का और कंटिन्यूटी का। ठीक है, उसके बाद में आपके पास में आता है पार्शियल डेरिवेटिव, डिफरेंशियबिलिटी, मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब देखो वन वेरिएबल और टू वेरिएबल में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक डिफरेंशिएशन का अंतर आता है बीच में, और वो सोल्व करने के बाद में ये दोनों टॉपिक लगभग सेम है। और ये जो वन वेरिएबल है ये तो हर एक बच्चा 12th क्लास में पढ़ के आया है, कंप्लीट वही 12th का ही टॉपिक है कंप्लीट ये। उसके बाद में इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन है टू वेरिएबल में। थ्री वेरिएबल से तो क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, बेसिकली वो टू वेरिएबल से क्वेश्चन पूछता है। लिमिट, कंटिन्यूटी, पार्शियल डेरिवेटिव, डिफरेंशियबिलिटी, मैक्सिमा एंड मिनिमा, यहां से आपको देखने को मिल जाएगा लगभग आप बोल सकते हो 15 से 16 नंबर का पेपर। उसके बाद में इसी में आता है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में आपसे क्या पूछेगा, डेफिनेट इंटीग्रल एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज आपको क्लास में करवाई जाती है कंप्लीट, और डेफिनेट इंटीग्रल्स, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम, ये जस्ट एक थ्योरम है, स्टेटमेंट है। उसके बाद में आपको जो भी है इंटीग्रेशन आप जो भी पढ़ के आए हो वो ही पूरा इंटीग्रेशन है। उसके बाद में आपको देखेगा कि डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल में सेम इंटीग्रल होता है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज कहां पर होते हैं कि सर वैल्यूज कहां से कहां तक लेनी है। भाई उसके लिए हम आपको ग्राफ बनवाएंगे, हर एक क्वेश्चन का आप देखते ही चुटकियों में ग्राफ बनाओगे, ग्राफ बनाते ही आपके पास में वैल्यूज आ जाएंगी, वैल्यूज आते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। ये एक इतना आसान पोर्शन है, जब आप ग्राफ से करोगे तो जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ोगे तो हो सकता है कि ग्राफ आपको याद ही हो जाए तब तक, क्योंकि लिमिटेड ग्राफ्स हैं भाई जो आपके पेपर में आने हैं। पेपर में कोई ये नहीं है कि वो इस बार ग्राफ कहीं से आया अगली बार कहीं और से आएगा, सारे ही 10-15 टाइप के ग्राफ हैं जो पूछे जाते हैं आपसे पेपर में, और वो पूरा का पूरा जो पोर्शन हो जाएगा तो ये वाला पोर्शन आपको बिल्कुल आसान लगेगा। उसके बाद में आता है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, कैलकुलेटिंग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यूजिंग डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन। भाई इसमें चाहे वो एरिया कैलकुलेट करवाए या वॉल्यूम कैलकुलेट करवाए, सारा खेल किसका है, जो लिमिट्स लेते हैं उनका, लिमिट्स की जो वैल्यूज लेते हैं पूरा का पूरा खेल किसका है, उन्हीं का है। और वो पूरा हम ग्राफ से सीख चुके होंगे, और जब ग्राफ से सीख चुके होंगे तो हम सारा कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से। और ये पूरा आपके पास कितने मार्क्स का आता है, 32 मार्क्स का आता है ये पूरा पोर्शन। कितने मार्क्स का आता है आपके पास में, 32 मार्क्स का आता है। जब ये 32 मार्क्स का आता है तो इसमें हर एक बच्चा जो भी है, जो भी क्लासेस अटेंड करके जाता है, असाइनमेंट्स सोल्व करके जाता है, वो इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली मैं बोल सकता हूं गारंटी के साथ 25 मार्क्स स्कोर करता है। और पता है आपको ये जो कैलकुलस का पोर्शन है ना, ये आता भी सिर्फ आईआईटी जैम में है। बाकी एंट्रेंसेस में अगर आप डीयू एंट्रेंस की बात करें, केयू एंट्रेंस की बात करें, पंजाब यूनिवर्सिटी एंट्रेंस की बात करें, तो वहां से आपको कैलकुलस नहीं पूछता है इतना। इवन तो अगर आप
ये वन वेरिएबल, ये ऊपर वाला पोर्शन तो फिर भी पूछ लेता है, ये वाला नहीं पूछता इंटीग्रल कैलकुलस का, बिल्कुल भी वो कोई भी पेपर नहीं पूछता। इसके अलावा एमएससी एंट्रेंस का सिर्फ ये आईआईटी जैम पूछता है, और आईआईटी जैम भी इतना डीप में नहीं जाता, इसमें लिमिटेड क्वेश्चन है, लिमिटेड सॉल्यूशंस है इनके। तो ये 25 मार्क्स आप यहाँ से मिनिमम स्कोर कर सकते हो। कोई बच्चा बेटर है वो 27 कर लेगा, 28 कर लेगा, 30 कर लेगा। और बेसिकली रैंकिंग कहाँ से आती है, जब आसान क्वेश्चन हमसे गलत हो जाए ना, इसका मतलब आप सोचो कि अगर आपने एक नंबर आसान छोड़ दिया तो इसका मतलब आप 1000 बच्चों के पीछे चले गए। अगर एक आसान नंबर 1000 बच्चों के पीछे और एक हार्ड नंबर आपको सिर्फ 100 से 200 बच्चों के आगे कर देता है। तो इसलिए एक एक नंबर का महत्व है भाई, और एक एक नंबर का जब महत्व हो तो एक एक टॉपिक का महत्व है, एक एक टॉपिक का जब महत्व हो तो ये सोच लो कि हमें ये जो पूरा है ये पूरा अच्छे से असाइनमेंट के साथ सोल्व करके जाना है। और इतने असाइनमेंट नहीं होते, आपको इसके ऊपर मिलेंगे 100 से 150 क्वेश्चन, 100 से 150 300 क्वेश्चन है भाई, 1 मिनट का एक क्वेश्चन 300 मिनट, 5 घंटे लगे, पूरा टॉपिक सोल्व हो गया, 25 मार्क्स आपके पक्के हो गए। ठीक है, इसके बाद में जो हमारे पास में बचता है, देखो ग्रुप थ्योरी हमारा हो चुका, उसके बाद में लीनियर अलजेब्रा हमारा हो चुका, 20 मार्क्स वहां से आ जाते हैं, 25 यहाँ से, 45 मार्क्स आ गए। इसका मतलब आपकी एनआईटी श्योर है कि एनआईटी में आपको कोई भी कुछ भी नहीं रोक सकता। उसके बाद भी हमारे पास में क्या बचता है, रियल एनालिसिस बचती है, वेक्टर कैलकुलस बचता है, ओडी बचता है। उसके बारे में अभी डिस्कस कर लेते हैं कि उनमें क्या है ऐसा, उनमें क्या पढ़ने लायक है, उनमें से हम कितना स्कोर कर सकते हैं। चलो अभी वो आगे डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, अब किसका डिस्कस करेंगे हम, वेक्टर कैलकुलस और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। वेक्टर कैलकुलस हमारे पास कितने मार्क्स का आता है, 12 मार्क्स का टॉपिक आता है। अच्छा, वेक्टर कैलकुलस में स्केलर और वेक्टर फील्ड, ये तो आपके पास बिल्कुल आसान है, स्केलर और वेक्टर है। उसके बाद में ग्रेडियंट पूछता है, डाइवर्जेंस पूछता है, कर्ल लाइन इंटीग्रल, सरफेस एरिया और ग्रीन स्टोक्स एंड गोस थ्योरम। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 से 4 क्लासेस का सिलेबस है जो ये टॉपिक है वेक्टर कैलकुलस, और इससे जो क्वेश्चन आता है वो भी फिक्स है। ठीक है, तो इसको आप कर भी सकते हो, लेकिन कई बच्चों को ये डिफिकल्ट लगता है, जिन बच्चों का साइंस बैकग्राउंड नहीं है या फिर साइंस बैकग्राउंड से है जिन्होंने सेकेंड ईयर में पढ़ा है वेक्टर कैलकुलस, उसके बाद 2 साल का गैप हो गया, उनको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। लेकिन आप इसको पढ़ के जरूर जाना, क्योंकि इसके ऊपर ऐसा होता है कि 12 में से 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन है वो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड आता है आपका। फॉर्मूला बेस्ड मतलब समझ गए ना कि भाई कोई भी पैरेललोग्राम का एरिया या जो भी पूछेगा वो तो फॉर्मूला बेस्ड हो गया। तो ये टोटल 12 नंबर का है, तो 12 में से आप मिनिमम जो स्कोर कर सकते हो वो 5 नंबर तो कर ही कर सकते हो, अगर हर हाल में अगर आप बिल्कुल एक बार क्लासेस को का रिव्यू लेके जाते हैं, क्लासेस को देख के जाते हैं, तो भी आप इसमें 5 नंबर ले सकते हो। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या सिस्टम है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास बिल्कुल आसान आती है, और 10 में से 10 भी स्कोर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में। लेकिन आपको 10 में से 10 स्कोर पे ध्यान नहीं देना, आपको 10 में से स्कोर करना है 6 से 7 नंबर। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो 2 या 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको आता होगा, लेकिन वो आने के साथ साथ वो 2 पेज का भी होगा सॉल्यूशन उसका। भाई टाइम का भी तो ध्यान रखना है साथ में, तो जब टाइम का हमें साथ में ध्यान रखना है तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जो लेंथी क्वेश्चन है उनको हम लास्ट में करेंगे, पहली बात। दूसरा, कई बार क्वेश्चंस को हमें लगता है कि ये तो एक पेज में तुरंत सोल्व हो जाएगा, ये तो हम 5 मिनट में सोल्व कर लेंगे, ये तो हम 3 मिनट में सोल्व कर लेंगे, और हम कोई गलती कर देते हैं, और हमारी गलती हमसे खुद से पकड़ में नहीं आती उस टाइम पे, वो पकड़ में आती है पेपर छूटने के बाद में। तो इसलिए जब भी आपको ये लगे कि इसका आंसर नहीं आ रहा, उसको स्किप करके आगे बढ़ जाओ सीधा, क्योंकि इसमें घबराने की जरूरत नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन में, क्योंकि आप एक अकेले नहीं बैठे जिससे गलती है, औरों से भी गलती होगी इसी टॉपिक में, क्योंकि ये भाई लेंथी क्वेश्चंस आते हैं इसके। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो फर्स्ट ऑर्डर आता है, बर्नौली इक्वेशन आती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इंटीग्रल फैक्टर, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएशन सेपरेशन इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड, मेथड ऑफ वेरिएशन, पैरामीटर, कोची यूलर। ये मानो कि आपको सब कुछ पढ़ा हुआ होगा, अभी तक आप देख पा रहे होंगे। और इसमें से आपको ये भी बता देता हूं मैं कि 3 से 4 नंबर उस बच्चे के भी आएंगे जो बच्चा बिल्कुल देख के नहीं जाएगा। सर वो कैसे, क्योंकि भाई ये 11th-12th का भी जो डिफरेंशिएशन जो आपने पढ़ा है ना, उसके बेसिस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, और उसके बेसिस पे जब क्वेश्चन आता है ना तो हर एक बच्चा सोल्व कर लेता है, क्योंकि भाई वो जब मास्टर्स में जाना चाह रहा है तो इसका मतलब उसको मैथमेटिक्स की बेसिक नॉलेज तो होगी, और बेसिक नॉलेज होगी तो 3 से 4 नंबर हर बच्चा सोल्व कर लेगा। लेकिन हमारा ज्यादा टारगेट नहीं होना, हमारा चाहिए 6 से 7 नंबर। कुल कितने हो गए, 5 इसमें आ जाए, 6 से 7 नंबर इसमें आ जाए, कुल 11 से 12 नंबर अगर यहां से आते हैं हमारे पास में। उसके बाद में ग्रुप थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा से 20 नंबर हमारे पास में आते हैं,
उसके बाद में आप बात करोगे कैलकुलस और सिंगल वेरिएबल्स की, 25 नंबर हमारे पास वहां से आते हैं। तो 25 और 20 45, 45 और 10 55। आप ये मानो कि 55 मार्क्स के ऊपर आप किसी भी अच्छी आईआईटी में एडमिशन ले सकते हो, आपकी चॉइस होगी कि आपको किस में एडमिशन लेना है। अच्छा, इसके बाद में बात आती है रैंकिंग बूस्टर, कि भाई रैंकिंग बूस्टर क्या है सर? फिर रैंकिंग बूस्टर करेगा आपका रियल एनालिसिस, क्योंकि रियल एनालिसिस इतना आसान और इतना कॉन्सेप्चुअल है, जिन बच्चों को समझ में आता है उनके लिए वो आसान भी है, कॉन्सेप्चुअल भी है, स्कोरिंग भी है। और जो बच्चे नहीं समझते उसको ये करके छोड़ देते हैं कि सर यहाँ से 55 आ गए, 40 42 तो आएगी, एनआईटी मिल जाए, तो भाई फिर वो आपकी मर्जी है। रियल एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल से बताएंगे कि रियल एनालिसिस में आपको कहाँ से स्कोर करना है। और इसके बाद में स्कोर बूस्टर भी वही है, क्योंकि 55 मार्क्स पे आप चले गए, इसका मतलब आप अंडर 30 जा चुके हो। अब अंडर 30 के अंदर एक एक नंबर की लड़ाई है, एक एक नंबर की भी मैं नहीं बोल सकता, एक एक पॉइंट की लड़ाई है, और वो आपको किससे लड़नी है? रियल एनालिसिस से लड़नी है। तो अभी हम रियल एनालिसिस के ऊपर क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे कि उसमें कैसे क्या पढ़ना है, आपको क्या क्या करना है। बच्चों अब हम रियल एनालिसिस के बारे में डिस्कस करते हैं कि रियल एनालिसिस में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो, रियल एनालिसिस में सबसे पहले हमें पढ़ना होता है इंटीरियर पॉइंट, लिमिट पॉइंट, ओपन सेट्स एंड क्लोज सेट्स, बाउंडेड सेट्स, क्लोज सेट्स, कॉम्पैक्ट सेट, कंप्लीटनेस ऑफ आर। अब ये सोचो कि जो इंटीरियर पॉइंट्स है, लिमिट पॉइंट्स है, ओपन, क्लोज, बाउंडेड और क्लोज सेट, कॉम्पैक्ट सेट, तो ये जो यहाँ तक का जो पोर्शन है और कंप्लीटनेस ऑफ आर, इसके लिए हम आपको एक डायग्राम बनवाएंगे। जो यहाँ तक का जो कॉम्पैक्टनेस तक का है, उस डायग्राम से ही क्वेश्चन आता है आपका। डायग्राम होगा लगभग 1 पेज का, और उस डायग्राम बेसिस के ऊपर एक कंप्लीट यहाँ तक का पोर्शन आपका क्या हो जाएगा? सोल्व हो जाएगा। जो लिमिट पॉइंट्स हैं, लिमिट पॉइंट्स ये निकालने पड़ेंगे लिमिट पॉइंट्स का, बाकी इंटीरियर वगैरह ये सब आप उस डायग्राम से सोल्व कर सकते हो। जो आपको जो डायग्राम बनवाया जाएगा उसी में से पूरा पोर्शन होगा। उसके बाद में आता है पावर सीरीज, टेलर सीरीज, रेशियो एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, टर्म वाइज डिफरेंसेस। अब देखो ये यहाँ तक का जो है पावर सीरीज, टेलर सीरीज, रेडियस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, इसका एक फॉर्मूला होता है। हर एक इसका पावर सीरीज का, टेलर सीरीज का, इनका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, डायरेक्ट आएगी पावर सीरीज। फॉर्मूले में वैल्यू पुट किया, रेडियस और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगा आपके पास में। तो ये फॉर्मूला बेस्ड है, इनमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। टर्म वाइज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ पावर सीरीज, तो यहां तक का जो ये पोर्शन है बहुत ही आसान पोर्शन है, इसको एक बार पढ़ने की जरूरत है आपको, है ना। उसके बाद में आप आसानी से कर सकते हो। उसके बाद में आता है आपके पास सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। इसमें क्या आता है? कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, सीरीज बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। उसके बाद में आता है कन्वर्जेंस क्राइटेरिया, कि ये कब कन्वर्ज करेगी, कब क्या करेगी? डाइवर्ज करेगी सीरीज। जैसे कोई एक्स में दे दी सीरीज और उसमें एक्स की वैल्यू पूछेगा कि एक्स की क्या वैल्यू ले, कि ये कन्वर्ज करे, एक्स की क्या वैल्यू लेगी, ये क्या करे? आपस में डाइवर्ज करे। कोची सीक्वेंस, सब सीक्वेंस, बोल्जानो वरिस्टास थ्योरम, सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का एक क्वेश्चन आपके पास में श्योर मिलेगा, ठीक है। और ये बहुत ही आसान है। जब एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस को आप सोल्व करते हो तो ओनली बस मॉडुलस लगाना होता है, उसके बाद फॉर्मूला पुट करना होता है। देखते हैं कि भाई जो लिमिट है वो डिक्रीजिंग, जो आपके पास फंक्शन दिया हुआ है वो डिक्रीजिंग है या नहीं है, और मोनोटोनिकली जो फंक्शन है वो आपके पास में मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, और उसकी जो लिमिट है वो 0 है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद में एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस टेस्ट के बाद में कंपैरिजन टेस्ट आता है, रूट टेस्ट आता है, और फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज, ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस में। तो यहां तक का जो आपके पास में पोर्शन है, ये पोर्शन है, ये आपके पास में अप्रोक्सीमेटली 20 से 21 नंबर का आता है। लेकिन जो बच्चा इसको पढ़ के जाता है उसमें आप ये विश्वास नहीं करोगे 15 प्लस स्कोर करता है। और जब इसमें 15 प्लस स्कोर हो गया ना, तो इसका मतलब ये मान के चलो आपके आप टॉप 10 या टॉप 20 में हो, अगर आपने इसमें 15 प्लस स्कोर कर लिया। और इसके ऊपर जो हमारे असाइनमेंट्स हैं, असाइनमेंट्स में इसमें आपको सबसे अच्छी क्या मिलेगा कि अगर आप देखोगे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, बाउंडेड एंड बाउंड, हर एक टॉपिक के ऊपर 50 क्वेश्चन है। मतलब आप ये मान के चलो कि इस पूरे टॉपिक के ऊपर आपको 500 से 600 क्वेश्चंस इसी टॉपिक के ऊपर मिलेंगे। और इन जब क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो आप ये मान के चलो कि आप आईआईटी जैम नहीं, आप डीयू एंट्रेंस की भी तैयारी आपकी साथ के साथ हो रही है, आपकी नेट की तैयारी भी साथ के साथ हो रही है, आप जेआरएफ की तैयारी भी आपके साथ के साथ हो। क्योंकि इसमें जितने मार्क्स का आता है 20 नंबर का, 20 नंबर के आसपास का ही नेट में आता है आपके पास में, तो आप यहां से आसानी से सोल्व कर सकते हो। 55 मार्क्स हमारे पास वो थे, और आप 15 मार्क्स भी इसमें मानते हो, तो अप्रोक्सीमेटली 70 मार्क्स का जो पेपर है वो बिल्कुल इजी होता है, जो हर एक बच्चा सोल्व कर सकता है, बहुत आसानी से सोल्व कर सकता है, और टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
जो 70 मार्क्स का पेपर अगर आप पढ़ के जाते हो तो आप आराम से 2 से सवा 2 घंटे में आप आराम से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और जब 70 मार्क्स का आप करके आओगे ना तो आपके मार्क्स आएंगे 60 से 3 से लेके 67 68 के आसपास, क्योंकि 100% आउटपुट नहीं होता भाई, इंसान है, ठीक है। और अब जब इसका 100% आउटपुट नहीं है, 63 67 में रैंकिंग क्या आएगी आपकी, 10 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है, 15 भी आ 15 अंडर 15 रहेगी श्योर, इसके लिए मैं गारंटी करता हूँ। और उसके बाद में जो भी है, आप जो भी आईआईटी जिसमें आपको एडमिशन लेना वो आपकी चॉइस होगी, ना कि किसी अगले की। काउंसलिंग में आपका फर्स्ट काउंसलिंग में आप जहां चाहेंगे वहां वहीं एडमिशन होगा। और आपको आगे इसमें स्कोप कितने हैं उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है। आप ये मान के चलो, अगर आपने एक अच्छी आईआईटी में एडमिशन ले लिया ना, तो आप एक गवर्नमेंट जॉब को चैलेंज कर गए। और गवर्नमेंट जॉब आज के टाइम पे पता है स्वर्ग के बराबर है, कि जो जिस आदमी ने जो पूरी जिंदगी में जो कार्य करता है तब एक स्वर्ग मिलता है। और जिसने अगर ये कार्य किया और जिसका एडमिशन हो गया आईआईटी के अंदर और आईआईटी से वो पास आउट होकर जब निकलता है तो जॉब आपके हाथ में होती है। और जॉब एक नहीं, जॉब 10 जगह से आपके पास हाथ में होती है, और आप ये चूज करते हैं कि हमें कहाँ करनी है, हमें कहाँ सूटेबल है। आप कहोगे कि इससे अच्छा और इससे बढ़िया मौका आपके पास कुछ नहीं है। टाइम है, मेहनत करके देखो, एक बार आउटपुट अपने आप आएगा। कर्म करो, फल की चिंता मत किया करो, ठीक है। तो यहाँ तक अपना जो जितना भी है पूरा डिस्कस हो चुका है। जल्दी हमारी बाकी क्लासेस भी, डेमो क्लासेस भी आपके पास डलेंगी। बाकी आप सिलेबस के बारे में जो भी आपको डाउट हो तो हमारी जहाँ पर आपको वीडियो मिले वहीं पर उसी प्लेटफॉर्म पर आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो।